Okay, so we were talking about what we were talking about yesterday. We were talking about the parts and we were talking about the schedules. So कल हमने सारे schedules कर लिए थे मेरे ख्याल से. Yesterday we discussed the 12 schedules, right? And we were talking about the parts. याद है कुछ? Yes. थोड़ा सा go through करेंगे parts को और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. So we were talking about parts yesterday. So जैसे the first part, so as I told you, पहले देश बनेगा, फिर उसमें नागरिक आएंगे, that is citizens आएंगे, फिर citizens को rights मिलेंगे, that is fundamental rights. उसके बाद देश को citizens के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने पड़ेंगे. They need to follow certain rules and regulations for governing the country. ठीक है, so the rules and regulations for governing the country is given in the constitution in the fourth part, that is DPSP. ठीक है, अब देशवासियों को अधिकार दे दिए, they got certain rights, and after getting the rights they just started blaming the government. आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया. तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा बेटा हर चीज हम ही करे तुम्हारे लिए. सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि 4A में आया. ठीक है, सो विल जस्ट गो थ्रू दिस अगेन, जो हमने कल पढ़े थे थोड़ा सा और देख लेते हैं. तो पार्ट 1 जो है, दिस डील्स अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरी. पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 2 में एक बार यूनियन एंड टेरिटरीज आ गए, मतलब देश के हिस्से हो गए, तो फिर उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिटीजन. ठीक है, उसके बाद सिटीजन आ गए तो सिटीजन्स को मिला फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के बाद देश ने हमारे प्रति क्या किया, कैसे पॉलिसीज बनाए, दैट इज बेसिकली गिवन इन द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये हो गया 4. देन गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि people are only getting rights and they are not having any duty towards the country. So for that they made an amendment, 42nd amendment 1976, and through that they had introduced part 4A, that is fundamental duties. ठीक है, so 1 2 3 4 and 4A. ठीक है, 1 is union territory, 2 is citizenship, 3 is fundamental rights, 4 is DPSP, and 4A is fundamental duties, which was introduced by 42nd amendment act. ठीक है, 1976. यहां तक किसी को कोई डाउट है? 4A तक याद हो गया? देश, देश के नागरिक, नागरिकों का अधिकार, अधिकार के बाद जो है गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगा, DPSP, और फिर नागरिकों का देश के प्रति क्या ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, एनी डाउट सो फार एनीवन? वेरी फ्यू रिस्पॉन्सेज. सी आई वांट द क्लास टू बी वेरी इंटरेक्टिव, अदरवाइज वी विल स्लीप. आप भी सो जाओगे, मैं भी सो जाऊंगा. ठीक है, स्क्रीन से बात करना पसंद नहीं है किसी को. ठीक है, एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट यू आल्सो डोंट लाइक ऑनलाइन क्लासेस, मोस्ट ऑफ यू. So until and unless it becomes interactive both ways, we will not be able to communicate or we will not be able to sit in a class like this. ठीक है, so बात करते रहिए. ठीक है, मेरे को भी पता लगता रहेगा कि आप लोग भी समझ रहे हो. ठीक है, why we ask you to interact with us is because we come to know कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. जब आपका इंटरेक्शन बंद हो जाता है तो हम समझते हैं कि अच्छा समझ में नहीं आया होगा. With that we come to know कि आपका क्या लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है क्लास में. अगर आप सामने होते तो आपका चेहरा दिख जाता, चेहरा दिख जाता तो पता लग जाता कि इसको समझ आ रहा है कि नहीं. अभी यहाँ पे यही एक मेथड है जिससे हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो आप बार बार इसको ना, मतलब अपने सर का भी यही है, मैं भी यही कह रहा हूँ, बार बार इसको ऐसा मत करने के लिए बोलिए कि मैं हर क्लास में यही बताता रहूँ. ठीक है, व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग प्लीज डू रिप्लाई. ओके, तो ये हो गया हमारा 4A. 5 इज यूनियन गवर्नमेंट. व्हाट इज 5? 5 इज यूनियन गवर्नमेंट. अब यहाँ से गवर्नमेंट के पार्ट्स आ गए. तो सबसे पहले सेंट्रल, दैट इज यूनियन. ठीक है, उसके बाद आएगा स्टेट. उसके बाद ये जो 7th है, इट हैज बीन रिपील्ड. आज ये 7th वाला एग्जिस्ट नहीं करता. इट वाज रिपील्ड इन 1976. सो 1956, सॉरी 1956 में इसको रिपील कर दिया गया था. तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ. सो कल हमने बात की थी, कल नहीं परसों हमने बात की थी कैबिनेट मिशन प्लान की. एंड कैबिनेट मिशन प्लान से हमने सुना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, है ना. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, इसके अंदर जो लोग आए थे ये 2 तरीके से आए थे. एक आए थे प्रोविंसेस से,
है ना. दे हैड कम फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड अदर दे हैड कम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, जो कि राजा महाराजाओं का रूल होता था. अब ये जो प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंसेस को उन्होंने पार्ट्स में बांट दिए थे. जैसे पार्ट ए में जो है सिंध रीजन आ गया था, पंजाब रीजन आ गया था, बलूचिस्तान आ गया था. मतलब एक तरीके से मान लो पाकिस्तान वाला रीजन आ गया था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. एक जो है उसमें हमारा इंडिया का जितना पार्ट है, ठीक है, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारा एरिया, ये सब बी में था. सदर्न इंडिया एंड द मिडिल इंडिया, सदर्न एंड मिडिल इंडिया जो है बी में था. वैसे ही जो ईस्ट पाकिस्तान था, बेसिकली जो आज का बांग्लादेश है, बांग्लादेश और असम को लेकर जो है सी पार्ट था. तो ऐसे ही हमारा जो देश है प्रोविंसेस ए बी सी डी इस सब में बटा हुआ था. ठीक है ना. तो ये जो है ये हमारे प्रोविंसेस थे बिफोर इंडिपेंडेंस, और ये सेम चीज चलती रही हमारे 1956 तक. ठीक है, 1956 तक ऐसे ही चलता रहा. बट हुआ क्या, 1951 से आंध्र प्रदेश वालों ने, ठीक है, 1951 से आंध्र प्रदेश वालों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि ये सही तरीका नहीं है स्टेट्स को बांटने का. इसमें क्या है कि हम लोग सेम फीलिंग वाले जो लोग हैं, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, ये सेम फीलिंग वाले जो लोग हैं, ये इकट्ठा नहीं हो पा रहे. नाउ इन द बी रीजन, people from north India, people from western India, people from southern India, everyone is mixed in B. ठीक है ना. तो जिसके कारण इनके बीच में कॉमन कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है. तो ये जो आंध्रा के लोग थे, इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कि हमें जो है अपना एक खुद का राज्य चाहिए, वी वांट आवर ओन ओन इंडिपेंडेंट स्टेट. ठीक है. तो आंध्रा वालों ने कंटिन्यूस प्रोटेस्ट किया और फाइनली 1953 में द फर्स्ट स्टेट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस. ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश 1953 में. हाउएवर अभी तक इसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. स्टेट बन तो गया, उनका जो प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, इसलिए कहीं पे भी आएगा कि पहला लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया का कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना. ठीक है, इट वाज आंध्र प्रदेश व्हिच बिकेम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट. हाउएवर इट हैज नॉट बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ अ स्टेट सो फार. तो हुआ क्या, आफ्टर दिस प्रोटेस्ट मेनी पीपल इन द कंट्री फेल्ट कि अरे एक बन गया तो और भी बनाने चाहिए. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बिठाई जिसको बोलते हैं फैजल अली कमीशन. फैजल अली कमीशन. तो ये जो कमीशन है, इस कमीशन ने अपना काम स्टार्ट किया 1953 में, एंड दे केम अप विद द मैप ऑफ इंडिया वेयर देयर वर डिफरेंट स्टेट्स मार्क्ड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. ठीक है, तो इन्होंने इंडिया का मैप रीड्रॉ किया, उसमें जो है अब उन्होंने अलग अलग पार्ट्स बना दिए. ठीक है, बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. ठीक है, उसके बाद जो है मैक्सिमम स्टेट्स जो है तैयार हुए. तो फैजल अली कमिटी ने अपनी जो सारी की सारी रिसर्च है, अपनी फाइंडिंग्स है, और अपना जो नया पॉलिटिकल मैप है, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया इन 1956. So finally, we got our states that we see today on 1st of November 1956. So आज जो हम लोग मैक्सिमम स्टेट्स देखते हैं, ये 1 नवंबर 1956 में एग्जिस्ट में है. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को भी लीगली हम लोग 1 नवंबर 1956 से ही स्टेट मानेंगे. ठीक है, सो 1 नवंबर 1956 के दिन क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ. ठीक है, जो कि फैजल अली कमेटी के फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड था. सो ऑन 1 नवंबर 1956 मैक्सिमम स्टेट्स दैट वी सी टुडे वेर बॉर्न. ठीक है, एंड दे वर फॉर्म्ड आउट ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस. ठीक है, सो हमारे देश में जितने स्टेट्स है ये कौन से बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज. ठीक है, तो इसलिए जैसे कि महाराष्ट्र इज फॉर महाराष्ट्रियंस, ठीक है, मराठी बोलने वाले लोग. गुजरात इज फॉर गुजराती, जो गुजरात मतलब गुजराती भाषा बोलते हैं. ठीक है, केरला इज फॉर मलयालीज. ठीक है, आंध्र इज फॉर तमिलियंस, नहीं तमिलियंस नहीं, क्या बोलते हैं उधर, तेलुगुज. ठीक है, तमिलनाडु इज फॉर तमिलियंस. तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है हमारे अलग अलग स्टेट्स बने. ठीक है, हाउएवर उस टाइम पे भी महाराष्ट्र और गुजरात ये एक ही स्टेट हुआ करता था और उसका नाम था बॉम्बे. ठीक है, तो ध्यान रखना बॉम्बे आज एक सिटी है,
ठीक है, बॉम्बे जो है मुंबई नाम की एक सिटी है आज, बट उस टाइम पे बॉम्बे वाज बेसिकली अ स्टेट। ठीक है, तो ये जो बॉम्बे था 1956 में, इट कंप्राइज्ड ऑफ टुडेज महाराष्ट्र प्लस गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात एक हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो महाराष्ट्र और गुजरात है, इसको और 4 साल लग गए अलग होने में। ठीक है, तो महाराष्ट्र प्लस गुजरात वाज कॉल्ड एज बॉम्बे एट दैट टाइम। ठीक है, सो ऑन 1 मई 1960 दिस टू वे डिवाइडेड। इन दोनों को अलग कर दिए गए, महाराष्ट्र और गुजरात को। ठीक है, बॉम्बे टूट गया, अब बॉम्बे सिर्फ एक सिटी बन गया, और जो मराठी बोलने वाले लोग थे उनको महाराष्ट्र का वो दे दिया, और जो गुजराती बोलने वाले लोग थे उनको गुजरात का स्टेट दे दिया। सो दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट महाराष्ट्र डे ऑन 1 मई 1960। ठीक है, एंड सिमिलरली गुजरात डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डे। क्लियर ये चीज? ओके, सो ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा पार्ट 7। ठीक है, दिस इज पार्ट 7। सो पार्ट 7 में बेसिकली हमने वो हमारे ABCD स्टेट्स हटा दिए, और ABCD स्टेट हटाकर हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से चेंज कर दिया। सो टुडे पार्ट 7 इज एम्प्टी। पार्ट 7 में कुछ नहीं है, ये खाली है अभी। ठीक है, सो दिस हैज बीन रिपील्ड। ठीक है, पार्ट 8। अब देखो, हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट्स के लेवल के बारे में। पहले यूनियन हो गया, फिर हो गया स्टेट, यूनियन के बाद स्टेट, स्टेट के बाद फिर क्या आएगा? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी आ गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएंगे लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, यूनियन हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर यूटी हो गया, मतलब यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये जो है, ये अपना यूनियन गवर्नमेंट था 5, स्टेट गवर्नमेंट था 6, 7 हो गया रिपील, 8 हो गया हमारा यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 में आता है लोकल गवर्नमेंट्स। अब पार्ट 9 में लोकल गवर्नमेंट्स में सबसे पहला है पंचायत, तो 9A में जो है वो है म्यूनिसिपैलिटीज, क्योंकि दोनों मिलाकर ही लोकल गवर्नमेंट है हमारा। अब ये बहुत पुराना है, अभी यहाँ पे एक 9B भी आ चुका है। ठीक है, 9 और 9A दो दिख रहे हैं ना, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये म्यूनिसिपैलिटीज। तो यहाँ पे एक और, अब एक और आ गया है 9B। ठीक है, दिस केम इन 2011, 97th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 9B क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे अभी बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, तो बहुत सारे फ्लैट्स मिलकर एक सोसाइटी बनती है, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। अब हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेम लॉस फॉलो करने पड़ेंगे, वरना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादा पैसा ले लेते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पैसा ही नहीं लेते मेंटेनेंस का। ठीक है ना, सो एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज गोइंग टू चार्ज सम मनी फ्रॉम द पीपल हु आर स्टेइंग इन द फ्लैट्स, but it will be regulated by a law which has been given in the constitution in article ये पार्ट 9B। अब ये पार्ट 9B के आर्टिकल्स को फॉलो करेगा, और उसी हिसाब से जितने भी फ्लैट्स है पूरे इंडिया में, उसके कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक रूल बनेगा। ठीक है, बनेगा मतलब ऑलरेडी बन चुका है, 2011 से चल रहा है। ठीक है, तो हमें इतने जो है याद रखने हैं। इसमें टोटल 25 पार्ट्स है, टोटल 25 पार्ट्स, हमें सारे याद नहीं करने। हमें जो है 1 से लेकर 9 तक, उसमें 9 में भी 7 रिपील्ड है, मतलब बेसिकली 8 याद रखने हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद और कौन सा याद करना, विच इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। तो एक है आपका 15 में आता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, 15 में जो है इलेक्शंस आते हैं, तो एक 15 याद रखना है। ठीक है, एक 18 याद रखना है, इसमें आता है इमरजेंसी प्रोविजन। इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, 3 ही चीज है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये 18 में जो है इमरजेंसी प्रोविजन आते हैं। ठीक है, और 20 में जो है एक ही आर्टिकल है, दैट इज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समय समय पे अमेंड किया जा सकता है, ये वाला आता है। सो बेसिकली हमें 1 to 9 पूरा स्ट्रेट याद रखना है, उसके बाद 15 याद रखना है, 18 याद रखना है, और 20 याद रखना है। दैट्स इट, इतने ही पार्ट काम के हैं। तो 1 इज देश, ठीक है, या तो यूनियन एंड टेरिटरीज। 2 इज देश के सिटीजन, दैट इज सिटीजनशिप। 3 इज सिटीजन को मिलेंगे राइट्स, तो दैट इज फंडामेंटल राइट्स। 4 इज
the state is going to follow certain rules and regulation to form the laws for the people of the country. So that is DPSP. ठीक है, this is 4. उसके बाद 4A आता है, where the people have to do certain duties for the country. That is fundamental duties. This is 4A. And 5 is union government. 6 is state government. 7 has been repealed. 8 is union territories. 9th is local governments. Now local government involves 3 parts. 9, which is your panchayat. 9A, which is your municipalities. And 9B, which is cooperative societies, which has been added by 97th Amendment 2011. What exactly do we have to remember about the articles you have mentioned? No, अभी तक आर्टिकल मेंशन भी नहीं किया. These are the number of parts. कौन से पार्ट में क्या आता है. अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? I will show you the questions also. So I will tell you. So what will happen is, in UPSC you will see a question like this. You will be given parts on one side and their number on other side. ठीक है. So let's say कि यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 4A. ठीक है. अब यहाँ दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे दिया हुआ है आपका यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे दिया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और यहाँ दिया हुआ है सिटीजनशिप. ठीक है. देन यू विल बी आस्क्ड टू डू ABCD. उसमें आपको कोड गिवन होंगे, ये ABCD ऐसा रहेगा. अब इसके नीचे जो है आपको अलग अलग ABCD के कोड्स गिवन होंगे. ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू डू मैच द फॉलोइंग. ठीक है. तो अभी मैच द फॉलोइंग जो है, अब यहाँ पे देखो सिटीजनशिप पे कौन सा होगा. व्हाट विल बी देयर फॉर सिटीजनशिप? 2. ठीक है. उसके बाद यूनियन टेरिटरीज पे कौन सा होगा? यूनियन टेरिटरीज 8. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज 4A एंड यूनियन गवर्नमेंट 5. समझ आ रहा है? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. All there with me? Okay. Great. So basically 1 से लेकर 9 हो गया. अब 15 पे क्या है? 15 पे इलेक्शन. ठीक है. 18 पे क्या है? 18 पे है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और 20 पे है, नहीं सॉरी, 18 पे क्या है? 18 पे वी हैव इमरजेंसी प्रोविजन एंड 20 पे वी हैव अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो 1 to 9 स्ट्रेट याद करना है. फिर 15 पे इलेक्शन कमीशन, 18 पे इमरजेंसी प्रोविजन और 20 पे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस तरीके से हमें ये पार्ट्स को याद रखना है. ठीक है. एनी डाउट सो फार? Could you repeat the 18th part? 18th is emergency provision. So emergency provision जैसे कि मान लो वॉर हो जाता है. ठीक है. देश में वॉर हो गया. ठीक है. उस टाइम पे जो है नेशनल इमरजेंसी लगेगी, उसका आर्टिकल होता है 352. ठीक है. उसी तरह मान लो कि कहीं पे गवर्नमेंट कोलैप्स कर गया, जैसे महाराष्ट्र में 2 साल पहले जो है ये उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बनने से पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. गवर्नमेंट ही नहीं बन पा रही थी. ठीक है. देवेंद्र फडणवीस बनाएंगे या ये शिवसेना बनाएगी, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा था. तो ऐसे टाइम पे जब लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है किसी स्टेट में, तब लगता है प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356. और अगर कभी हमें फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, जैसे अभी श्रीलंका का हो रखा है. ठीक है. श्रीलंका इज नॉट हैविंग एनी मनी विद देम, सो वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है. वैसे अगर कभी इंडिया में लगा, आज तक लगा नहीं है कभी. ठीक है. आज तक कभी नहीं लगा है, बट अगर कभी लगा तो आर्टिकल 360. ये तीनों जो आर्टिकल्स है हमारे,
ये तीनों आर्टिकल्स हमारे पार्ट 18 में आते हैं। ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज इमरजेंसी प्रोविजंस। राइट, सो ये हो गया हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, और इससे जो हमारे पार्ट्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर पॉलिटी इन। सर राजस्थानी लैंग्वेज की कोई लिपि नहीं होती, देन हाउ इज इट बीइंग टॉट टू यंगर जनरेशन? देखो बोला जा सकता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आई नो टू स्पीक बंगाली, ठीक है, मुझे बंगाली बोलनी आती है, ठीक है, बट मुझे लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, ठीक है, तो मुझे लिपि की क्या जरूरत थी? मैंने सुना 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 और उससे मैंने पिकअप कर लिया और बोल दिया, ठीक है। तो उसको अगर कभी लिखना होता है, जो बोल रहे हैं उसको अगर लिखना होता है, वो हिंदी में देवागिरी में लिखते हैं, ठीक है, दे राइट इट इन दैट स्क्रिप्ट, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द एक्चुअल पार्ट ऑफ पॉलिटी। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे आधा हिस्ट्री था इसमें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, ठीक है, सम अमेंडमेंट्स वेर मेड हियर एंड देयर, वो सब। अब हम लोग एक्चुअल पॉलिटी में एंटर करने वाले हैं। सो व्हेन वी एंटर पॉलिटी, वी फर्स्ट नीड टू सी व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के क्या क्या ऑर्गन्स है? सो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स देखते हैं। वेन एवर वी से आर इंडियन गवर्नमेंट, वी मीन थ्री पार्ट्स, ठीक है, वो है हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, दिस आर द थ्री ब्रॉड ऑर्गन्स ऑफ आर इंडियन पॉलिटी। ये सारे हॉरिजॉन्टल है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, ये तीनों सेम लेवल पे है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कि लॉस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लॉस बना कौन रहा है? लॉस बना रहे हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब जहां पे हमारे पास आता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर द लॉ मेकिंग ऑर्गन्स, ये लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर्स, ठीक है ना। अब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट क्यों बोला मैंने? नॉर्मली आपने लोकसभा और राज्यसभा ही पढ़ा होगा। सो लोकसभा में कोई बिल पास होती है, वो राज्यसभा जाती है, राज्यसभा में वो बिल पास होती है, फिर वो फाइनली प्रेसिडेंट के द्वारा साइन होता है। until and unless it is signed by the president, the bill cannot become an act. तो जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, it is called as a bill. But when that bill goes to the president, he signatures it, then it becomes an act, and then it will actually become a law. So law making body कौन है? Legislature. उसके organs कौन है? लोकसभा, राज्यसभा and president. ठीक है, so they are the law makers. Now executive कौन है? Executive are the law implementers. मतलब लॉ बन चुका है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, सो लॉ इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब इसमें कौन आता है? इसमें सबसे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट, ठीक है, बट प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होते हैं सिर्फ पेपर पे, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, इन सारा का सारा पेपर पे, ठीक है, एक्चुअल में उनके हाथ में कुछ नहीं है। सो प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज द टाइट्यूलर हेड और नॉमिनल हेड, ठीक है, सो ही इज द टाइट्यूलर हेड और नाम के लिए नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल हेड, टाइट्यूलर हेड और नॉमिनल हेड। सो हु इज द एक्चुअल हेड? प्रेसिडेंट तो अगर सिर्फ टाइटल के लिए है, हु इज द एक्चुअल हेड? द प्राइम मिनिस्टर, ही इज कॉल्ड एज द डी फैक्टो हेड, ठीक है। जैसे फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं ना, फैक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रुथ, तो वहीं से आया है ये वर्ड डी फैक्टो। डी फैक्टो मीन्स रियल हेड, और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट खुद कहता है ऐसा, ठीक है, कि पीएम इज द डिफेक्टो हेड वेर एज प्रेसिडेंट इज द टाइट्यूलर हेड और नॉमिनेटेड नॉमिनल हेड, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर के अकेले पूरा कंट्री चलाएगा? नहीं, ही इज गोइंग टू हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी देयर हु विल एड एंड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर देश को चलाएंगे, और कोई भी लॉ बनाने से पहले प्रेसिडेंट को सिर्फ इन्फॉर्म कर देंगे कि दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड। ठीक है, पूछ नहीं रहे, बता रहे, साइन कर दो चुपचाप। ठीक है, ऐसा। सो दिस इज आवर एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली दे आर द लॉ इम्प्लीमेंटर्स। ठीक है, अब जुडिशरी का क्या काम है? प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, प्रोटेक्शन करेंगे ये, प्रोटेक्ट्स द लॉ। तो अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो कहाँ जाता है? जेल जाता है। जेल में कौन लेकर जाता है? पुलिस। ठीक है, और उसके बाद उसकी पेशी कहाँ होती है? कोर्ट में होती है। सो बेसिकली जुडिशरी में कौन आता है? पुलिस आता है। ठीक है, कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, जितने भी लोअर कोर्ट्स है, देन पुलिस, पूरा का पूरा कानून व्यवस्था जो है हमारा जुडिशरी है। सो दिस आर द ऑर्गन्स ऑफ आर इंडियन पॉलिटी। मेन 3 ऑर्गन्स: एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ ये जो लेजिस्लेचर मैंने कहा, लोकसभा, राज्यसभा और ये, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं पार्लियामेंट। इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। तो इंडिया में कैसा टाइप का पार्लियामेंट है? बाय कैमरल। वी आर हैविंग अ bicameral form of parliament. What does it mean? It means कि we are having a upper house, which means Rajya Sabha, and a lower house, which means Lok Sabha. जहां पे भी अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, उस सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट को बाइकैमरल पार्लियामेंट बोला जाता है। ये जो बाइकैमरल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से ये हमने बोरो किया है। जैसे हमने बहुत सारी चीजें बोरो की है, हमने प्रियम्बल पढ़ा था, यूएस से बोरो किया है। ठीक है, बाइकैमरल सिस्टम हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। ठीक है ना, क्लियर ये चीज? अब इसी तरह ये पार्लियामेंट तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसी तरह हर एक स्टेट का भी लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन बी यूनिकैमरल और इट कैन बी बाइकैमरल। ठीक है, ये यूनिकैमरल हो सकता है या तो बाइकैमरल हो सकता है। यूनिकैमरल हुआ, इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, उसमें क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लिख देता हूं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो कॉल्ड एज विधानसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, मतलब यूनिकैमरल है। अब बाई कैमरल होगा तो उसमें क्या होगा? बाई कैमरल जैसे मैंने कहा, अपर हाउस और लोअर हाउस। सो जिन स्टेट्स में बाई कैमरल सिस्टम है, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधान परिषद। ठीक है, सो ये इस तरीके से बाइकैमरल है। सो इंडिया में जितने स्टेट्स है, सबके पास बाइकैमरल सिस्टम नहीं है। महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स है, यूपी में है, जहाँ पे दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज काउंसिल। बट मैक्सिमम स्टेट्स हैव ओनली यूनिकैमरल सिस्टम। वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है ना, गुजरात हो गया, तो कहीं कहीं पे जो है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कहीं कहीं पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। ठीक है, सो जैसे अब हमने लेजिस्लेचर का पार्ट यूनियन में क्या देखा था? यूनियन में देखा था लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सिमिलरली स्टेट में जो है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट।
स्टेट में प्रेसिडेंट की जगह पे कौन बैठता है? गवर्नर बैठता है। ठीक है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट में एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट था, स्टेट में वैसे गवर्नर है। ठीक है, दिस मस्ट बी नोन टू यू। ठीक है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो गवर्नर इज द टाइटुलर हेड, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड, एंड चीफ मिनिस्टर इज हैविंग हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जस्ट लाइक द सेंटर। तो सेंटर का एकदम रेप्लिका है स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ नाम इसके अलग अलग है। तो प्रेसिडेंट के बदले गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर के बदले चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उधर भी इधर भी है, लोकसभा के बदले लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्यसभा के बदले लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली इज जस्ट लाइक लोकसभा, लोअर हाउस, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इज लाइक राज्यसभा, अपर हाउस। समझा रही बात? इसीलिए जब हम लोग यूनियन गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, पार्ट 5 को अच्छे से पढ़ लेंगे, हमें पार्ट 6 में कोई टेंशन ही नहीं आएगा। टेंशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पार्ट 5 का ऑलमोस्ट रेप्लिका पार्ट 6 होगा। सो हमें जो है पार्ट 5 अच्छे से पढ़ना है, बस पार्ट 6 की चिंता ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, ज्यादातर चीजें सिर्फ नाम बदल कर आएंगी। वहां पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे गवर्नर है, वहां पे चीफ मिनिस्टर, वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, सो ये सब ऑर्गन समझ में आ गए? ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स, वी हैव सीन शेड्यूल्स। ठीक है, वी हैव सीन द पार्ट्स, नाउ इट्स टाइम टू सी द आर्टिकल्स। सो जैसे अगर हम लोग पार्ट 1 की बात करें, हमने अभी पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमारे पास है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 to 4 कम्स इन पार्ट 1। ठीक है, देन हमारे पास पार्ट 2 जब आएगा, पार्ट 2 में वी विल हैव सिटीजनशिप। इन दिस वी विल हैव आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, सो 1 to 4, 5 to 11। देन वी विल हैव पार्ट 3, which is fundamental rights. Fundamental rights will have articles 12 to 35। ठीक है, उसके बाद वी हैव पार्ट 4। पार्ट 4 इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पार्ट 4, इसमें है आर्टिकल 36 से लेकर 51। ठीक है, ये हो गया डीपीएसपी। उसके बाद पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, दैट इज 51A, क्योंकि ये भी अमेंडमेंट ही आया है, इसलिए ये 51A। इसके बाद पार्ट 5। पार्ट 5 इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट। देयर वी विल हैव सेवरल पार्ट्स। अब यहाँ पे पार्ट 5 के अंदर अलग अलग हिस्से हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स है 52 से लेकर 78 तक। ठीक है, वैसे सारे नहीं है इसके बीच में, कुछ कुछ अलग भी है। तो प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 63 से लेकर 69 तक। ठीक है, फिर बीच में आर्टिकल 74, ये रिलेट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता, तो वो है आर्टिकल 74। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स है, 75 एंड 78। ये सब इसके बीच में ही आ गया ना, प्रेसिडेंट के बीच में ही आ गया ये सब। ठीक है, फिर एक है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील। ठीक है, सबका वकील होता है। अगर मेरे ऊपर कोई केस हो गया तो मैं धमकी दूंगा सबको, वकील बुलाऊंगा मैं, मेरे वकील से बात कर लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी धमकी देता है, अटॉर्नी जनरल से बात कर लेना। अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल 76। ठीक है, ये देश का वकील है।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। इसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो पार्लियामेंट के हमारे आर्टिकल्स है 79 टू 123। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज 124 टू 147। ठीक है, उसके बाद आता है देश का सीए, हिसाब किताब करने के लिए। इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। ये है 148 से लेकर 151 तक। इतने आर्टिकल्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, दिस आर द आर्टिकल्स, मतलब ये इससे लेकर इस तक, इससे लेकर इस तक, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब हमें एक्चुअल में 1 से लेकर, ये है यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ पे है 1, यहाँ से लेकर पूरे 100 नहीं 151 तक। ठीक है, 1 to 151 वी नीड टू स्टडी। अब आज आपको देख के लग रहा होगा बाप रे कितना याद करना है, बट विल नॉट बी रटोफाइंग देम, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके, विल नॉट बी डूइंग इट इन दिस वे। हाउ विल वी कवर दिस? जैसे पहला चार क्या है? पहला चार है यूनियन एंड टेरिटरी। व्हाट इज सीएजी? अगेन सीएजी इज कंट्रोलर, नॉट कंट्रोलर। ठीक है, CON नहीं, कंट्रोल, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीएजी, ही इज बेसिकली सीए। सीए नहीं होता कॉमर्स में, हिसाब किताब करता है जो। So we will not be studying the articles in a flow like कि 1 2 3 4 5 6 से. We'll be doing it in proper sequence like this. So today the target is to cover article 1 to 4. ठीक है, and actual में these are the things that you have never seen in your life. ठीक है, अब जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो अलग बात है, जो लोग पहली बार आ रहे हो क्लास में, ठीक है, अगर आपने पॉलिटी का भी नहीं छुआ है तो फिर आपने ये नॉर्मल लाइफ में कहीं यहाँ वहां नहीं सुना होगा। ठीक है, आपने फर्स्ट से लेकर 10 तक के एजुकेशन में कभी नहीं सुना होगा, 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक भी कभी नहीं सुना होगा। ठीक है ना, सो दिस आर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिस इज माई वे ऑफ, मतलब आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है, जस्ट हम लोग एक एक दो दो चीज सिर्फ रटने नहीं वाले। ठीक है, सो अभी हम लोग 1 to 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा ये टारगेट है। ठीक है, और अगर समय बचा सो विल सी द सिटीजनशिप के आर्टिकल्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट वीक मतलब कल से जो है साइंस होगा। ठीक है, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो एंड आफ्टर दैट देयर विल बी साइंस। तो द टाइमिंग फॉर साइंस विल बी 8:30 to 10। ठीक है, सो टाइमिंग फॉर साइंस विल बी 8:30 to 10। ठीक है, उससे पहले आपका मैथ्स होगा, मतलब जिनका CDS है, और NDA वालों का कोई क्लास नहीं है इससे पहले। आपका कल एक ही क्लास है 8:30 to 10। ठीक है, और CDS वालों का बिफोर दिस मैथ्स क्लास विल बी देयर फ्रॉम 7 to 8:30। हाँ हाँ, PDF दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आई विल बी सेंडिंग यू द PDF, डोंट वरी। ठीक है, सो टुमारो वी विल बी डूइंग साइंस। सो इन साइंस विल बी स्टार्टिंग विद काइनेमेटिक्स, आई विल बी टीचिंग। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा। सो नेक्स्ट 3 days साइंस, एंड नेक्स्ट वीक व्हेन वी कम बैक फॉर GK क्लास, इन दैट विल बी कंटिन्यूइंग विद फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे अगले वीक का टारगेट। ठीक है, अगले वीक हम लोग एटलीस्ट आर्टिकल 51 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। अगले वीक तक आप वेडनेसडे तक देखोगे, आप 51 तक पढ़ लोगे। पढ़ लोगे मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको याद करवा देना क्लास के बीच में ही। कैसे करना है वो हम देखेंगे। इफ इट इज इंटरेस्टिंग यू विल रिमेम्बर, इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग यू विल फॉरगेट, सिंपल। ठीक है, सो बाय नेक्स्ट वीक यू विल सी योरसेल्फ कि आपको 51 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको भी साथ देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके साथ साथ, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। सो लेट अस सी आर्टिकल 1 to 4। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसमें से क्वेश्चन भी बहुत फंसते हैं। ठीक है, इस बार ही फंसा था। ठीक है, इस बार CDS में भी आया था, NDA में भी आया था। सो दैट इज वाई ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और क्वेश्चन भी आता है, इसलिए देखते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 1 to 4, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, सो पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड टेरिटरीज। सो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है?
आर्टिकल 1 में स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन लिखा है कि हमारा देश क्या है। सो हमारे देश के बारे में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो हमारे देश के बारे में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें दो चीज है। इसमें है कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें मॉडर्न नेम यूज करना चाहिए इंडिया, वरना भारत को पूरा दुनिया नहीं समझेगा। द होल वर्ल्ड विल नॉट कम टू नो अबाउट भारत। एंड सम फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर सेइंग कि नहीं नहीं, हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हमारा पुराना नाम जो है भारत है। ठीक है, सो वी शुड कंटिन्यू विद दिस नेम। सो दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, ठीक है, द ड्राफ्टिंग कमिटी सेड कि अरे लड़ो मत यार, दोनों चीज को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दे इन द आर्टिकल 1 मेंशन द नेम ऑफ इंडिया एज इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे तो आर्टिकल 1 मिलेगा। आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। नाउ हियर कम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोल रहे हैं? अब यूनियन ऑफ स्टेट को अच्छे से समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ सिस्टम विच आर प्रेवलेंट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। वन इज कॉल्ड एज फेडरल स्ट्रक्चर, other is called as unitary structure। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर। फेडरल का मतलब होता है वेयर द पावर हैज बीन शेयर्ड बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो पावर जो है एक हाथ में नहीं है, इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। एक ऊपर है, उसके नीचे है, उसके नीचे है। इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, एक इंसान होता है और वो राजा होता है। वो जो बोलता है उसी के कहने पे सब लोग उठते हैं, उसी के कहने पे सब लोग बैठते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चाइना। चाइना में क्या है कि वो जिनपिंग जो है, वो जिनपिंग जो बोलता है उसी के हिसाब से पूरा देश चलता है। वहां पे मीडिया, वहां पे लोग, वहां पे कोई भी उसके कहे बिना कोई काम नहीं कर सकते। मीडिया वही न्यूज को सामने ला सकता है जो कि जिनपिंग बोलता है। ठीक है, मीडिया इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिटरी स्ट्रक्चर। सो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया क्या है, फेडरल है या यूनिटरी है? हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी जो है वो कह रहे थे कि भाई हम लोग तो फेडरल है। सो इवन दो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो फेडरल है स्ट्रक्चर में। हमारे पास तो फेडरलिज्म है ना, मतलब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है। अभी अभी पढ़ा था। सो व्हाई आर वी मेंशनिंग इंडिया एज ए यूनियन देन? तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी दो पॉइंट्स देते हैं जिसके कारण हम हमारे कंट्री को यूनियन कह रहे हैं एंड नॉट फेडरल। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीडीएस में इस बार पूछा गया था। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इंडिया इज यूनिटरी एंड नॉट फेडरल। उसमें चार ऑप्शंस थे, उसमें से एक पॉइंट जो है वो यूनिटरी था, बाकी तीन जो है फेडरल थे। तो इसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप टिक कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा कोई एक आंसर नहीं बता सकता आपको कि ये वाला। आज मैं आपको एक आंसर बता दूंगा, हाँ ये वाला जो है ना, ये वाला उसका आंसर था। कल को कोई दूसरा पॉइंट पूछ लेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि यूनिटरी एंड फेडरल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? तो बी आर अम्बेडकर जी के कहने से पहले, क्योंकि क्या है वो जो कहेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके कहने से पहले हमें देखना पड़ेगा स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री इज दैट गवर्नमेंट। सो हमें देखना पड़ेगा कि फेडरल स्ट्रक्चर में भी दो तरीके के होते हैं फेडरल स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पे केस स्टडी लेते हैं, केस स्टडी ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो व्हाट हैपेंस इन यूएसए इज दैट वहां पे 50 स्टेट्स है, जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स है, वहां पे टोटल 50 स्टेट्स है। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, जब वो इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है, 1776 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। वो एक्चुअल सेंस में इंडिपेंडेंट हुए थे 1783 में। तो जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे 1776 में, ठीक है, तब क्या हुआ था, ऑल द 50 स्टेट्स केम टुगेदर, ऑल द 50 स्टेट्स केम टुगेदर एंड दे मेड एन अग्रीमेंट बिटवीन देम कि चलो ठीक है, वी आर कमिंग टुगेदर इवन दो वी आर सेम इक्वली पावरफुल। एक एक स्टेट वहां पे एक कंट्री जितना पावरफुल है।
एक एक स्टेट वहां पे एक कंट्री जितना पावरफुल है, ठीक है, वो सब सामने आए और उन्होंने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, इकट्ठा होकर, ठीक है, एग्रीमेंट करते हैं और एक देश इकट्ठा होकर बनाते हैं। इवन दो एक स्टेट दूसरे स्टेट से इक्वली पावरफुल रहेगा और एक स्टेट एक कंट्री से भी इक्वली पावरफुल रहेगा, ठीक है, बट इन्होंने अग्रीमेंट किया कि हम सारे के सारे 50 स्टेट्स आकर इकट्ठा एक कंट्री बनाएंगे। यहाँ पे क्या था, सारे स्टेट्स ने मिलकर कंट्री बनाया। ये नहीं कि कंट्री बनी थी और उसके अलग अलग पार्ट्स कर कर उसको स्टेट्स बनाया। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स केम एंड दे फॉर्म्ड अ कंट्री, ठीक है। क्या इंडिया भी ऐसा है? नहीं, इंडिया में पूरा कंट्री बन गया। कंट्री बनाने के बाद हमने उसके रीजन्स को डिफरेंट वो आइडेंटिटीज दे दिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ये नहीं था कि महाराष्ट्र आया, गुजरात आया, पंजाब आया, हरियाणा आया और उन्होंने मिलके बोला कि चलो अपन एक कंट्री बनाते हैं, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब यूएसए में क्या है कि क्योंकि ये लोग एक साथ आकर एक कंट्री बना रहे थे और ये इक्वली पावरफुल थे, तो इनके पास ये है कि जिस दिन हमें लगेगा कि हमारे तरह से देश नहीं चल रहा तो हम उस दिन देश को छोड़ देंगे। दैट मीन्स दे हैव द ऑप्शन ऑफ लिविंग आउट फ्रॉम द कंट्री ऑफ यूएसए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो कैलिफोर्निया को बिल्कुल नहीं पसंद था। कैलिफोर्निया एज ए स्टेट इन यूएसए, तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो उसने धमकी दी कि भाई हम कंट्री छोड़ देंगे। तो ऐसा वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। कल को महाराष्ट्र उठ के बोलेगा कि हमको इंडिया से अलग होने का है, ठीक है, कल को महाराष्ट्र में आने के लिए आपको पासपोर्ट वीजा लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? कैन दैट हैपन इन आवर कंट्री? इज इट गुड और बैड? अरे तो सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो दिस कैनॉट हैपन इन इंडिया ना। सो बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि इवन दो वी हैव मेड फेडरल स्ट्रक्चर, बट द फेडरल स्ट्रक्चर हैज बीन मेड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेंटर से, दिल्ली से बैठकर पूरे देश को चलाना मुश्किल है, इसीलिए हमने इंडिया के अलग अलग हिस्से बनाए हैं, स्टेट्स बनाए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग हमारे जितने पावरफुल है। Indian federal structure is such where the central government has shared some power with the state, but still central government is stronger and state government is weaker. Unlike USA. In USA, state government and central government both are equally powerful. स्टेट कुछ बोलेगा और सेंटर कुछ अलग बोलेगा तो स्टेट बोलेगा मेरे स्टेट में रहने का तो मेरा मानने का, नहीं तो इधर से फुट। अरे बात समझ में? ये हमारे इधर नहीं हो सकता। इन आवर कंट्री इट इज नॉट प्रिवलेंट। फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया कैन फ्रेम इट्स ओन लॉ, ठीक है, बट महाराष्ट्र का नॉट फ्रेम इट्स ओन लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहां पे हर एक स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र का अलग और इंडिया का अलग ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है ना। सो दोनों के खुद के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। सो फेडरल स्ट्रक्चर में भी दो टाइप का आता है। एक होता है कमिंग टुगेदर, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर में एक होता है कमिंग टुगेदर, जिसमें स्टेट एंड सेंटर इक्वल इक्वल पावरफुल होते हैं। तो ये लोग साथ में आए हैं और इकट्ठा होकर उन्होंने बोला कि चलो देश बनाते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर इक्वली पावरफुल। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर, country is powerful, it has divided various parts so that the rule or the administration becomes easier for us. It is not that ki they are equally powerful just like the center, ठीक है, they are just holding together and who's holding them? The country is holding them. So that is why B.R. Ambedkar said कि when we consider our federal structure with USA federal structure, their federal structure is way much different from us. हमारा फेडरल स्ट्रक्चर काफी अलग है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग जो है, हम लोग सेंटर को पावरफुल बना रहे हैं, स्टेट को उससे वीक बना रहे हैं। इवन दो पावर शेयर किया है, बट हमने जो है होल्डिंग टुगेदर वाला अप्रोच लिया है। दिस इज वाई वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स आर इन द यूनियन ऑफ इंडिया। हम सभी के बीच में क्या है? यूनिटी है, ठीक है। इवन दो चलाने वाला हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। वेन एवर देर इज अ point of crisis between the state and the center, the center is going to prevail. सेंटर जो बोलेगा वो फाइनली स्टेट को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या है? एक यूनियन है, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में हमने होल्डिंग टुगेदर वाला अप्रोच अपनाया है, ठीक है। वी हैव फॉलोड दिस स्ट्रक्चर। और ये हमने किससे लिया? वी हैव टेकन दिस फ्रॉम कैनेडा।
कनाडा में ऐसा स्ट्रक्चर सबसे पहले आया था. सो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर हैज कम फ्रॉम कनाडा. क्लियर ये चीज? ओके. सो इस चीज के बारे में बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजंस. फर्स्ट, इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स. ठीक है, जैसे यूएसए का बना था, अमेरिका का फेडरेशन बना था, वहां पे सारे स्टेट्स जो है वो लोग जो है आए थे आपस में कि हम लोग चलो सब लोग मिलके एक देश बनाते. हमारे यहाँ पे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था. इंडिया इज वन एंड द स्टेट्स आर डिवाइडेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नो अदर पर्पस. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से उसको अलग किया गया. द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन. कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता देश से. द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. फेडरेशन जो है वो एक यूनियन है. वी आर ऑल यूनाइटेड एंड इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. नो स्टेट कैन लीव अस. ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. ठीक है, विदाउट यहां तक? अब हमें एक्चुअल में कुछ फेडरलिज्म के भी पॉइंट्स दिखेंगे और ज्यादातर यूनिटरी फॉर्म के पॉइंट्स दिखेंगे. इवन दो आपको लगेगा कि हमारा देश जो है फेडरल है, लेकिन हमारे पास फेडरल के बहुत कम पॉइंट्स है. देयर आर हार्डली 7 to 8 पॉइंट्स विच आर लाइक अ फेडरल गवर्नमेंट. मोर ऑफ द पॉइंट्स आर लाइक यूनिटरी गवर्नमेंट. ठीक है, हमारे देश के. ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल इंडिया एज अ क्वाजी फेडरल कंट्री. ठीक है, हम लोग इंडिया को क्या कहते हैं? क्वाजी फेडरल कंट्री. तो क्वाजी मतलब ऑलमोस्ट. ठीक है, ऑलमोस्ट, नॉट टोटल, या पार्शियल भी बोल सकते हो, पार्शियल फेडरल कंट्री. ठीक है, वेयर वी हैव सम फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म एंड सम फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट. तो दैट इज व्हाई इंडिया जो है ये क्वाजी फेडरल कंट्री है. ये क्वेश्चन जो है ये सीडीएस में आया था, CDS 2 2019 में. ठीक है, दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन कि इंडिया इसमें से क्या है. तो ऑप्शन में था क्वाजी यूनिटरी, क्वाजी फेडरल, ठीक है, टोटली यूनिटरी और टोटली फेडरल, ऐसा. ठीक है, तो आंसर क्या था? क्वाजी फेडरल कंट्री. क्लियर है? So what is federalism? Mixed or compound mode of government where the power is shared between two or more forms of government. टू और मोर फॉर्म्स में जब भी पावर शेयर होगा तो उसको हम लोग जो है उसको हम लोग कहेंगे कि इट इज फेडरल फॉर्म. ठीक है, सो एक कमिंग टुगेदर देख लिया हमने और एक होल्डिंग टुगेदर भी देख लिया. आई होप इसमें डिफरेंस आपको क्लियर है. अब एग्जांपल्स देख लो. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एक यूएसए में होता है, एक ऑस्ट्रेलिया में होता है, एक स्विट्जरलैंड में होता है. ठीक है, और ऐसे और भी है. ठीक है, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में होता है. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज है काफी सारे, उसमें होता है. ठीक है, देखो यूरोपियन में एकदम एक्सट्रीम्स है. या तो कमिंग टुगेदर वाले हैं या तो यूनिटरी है. वो ये होल्डिंग टुगेदर वाले में विश्वास नहीं रखते, इंडिया की तरह नहीं है. ठीक है, या तो कमिंग टुगेदर है, सारे के सारे में ही एकदम मतलब सारे स्टेट्स को इक्वल पावरफुल बना दो, या तो खुद ही पावरफुल रहो और बाकी सबको कुछ ना दो. वो इसमें बिलीव नहीं करते कि सेंटर स्ट्रांग है और बाकी जो है थोड़ा सा वीक है. वो इसमें बिलीव ही नहीं करते. दे आर एक्सट्रीम्स. दे आर इधर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या दे आर यूनिटरी. यूरोप में ये दो सिस्टम्स मिलेंगे आपको. ठीक है, होल्डिंग टुगेदर हियर पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सिंपल एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. The power of state government is less than the power of central government. So this was first introduced in Canada. From there we have taken. हमारे अलावा स्पेन भी है और बेल्जियम भी ऐसा है. स्पेन और बेल्जियम में भी ऐसा ही सिस्टम है. ठीक है, सो यूनिटरी देयर इज ओनली वन सिंगल पावर. ठीक है, एंड इन फेडरल स्ट्रक्चर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर. एनी डाउट इन दिस? ओके. Now, unitary form of government, in this form, the government, the power lies within the central government only and they control the whole country. जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया. ठीक है, यूके में स्कॉटलैंड को उन्होंने अलग कर दिया है. ठीक है, स्कॉटलैंड को जो है उन लोगों ने फेडरलिज्म दे दिया है पूरा. ठीक है, बट बाकी सारे एरियाज ऑफ यूके, बाकी सारे यूके के एरियाज मतलब इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया.
यूके में इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है। उसमें से स्कॉटलैंड को जो है सेल्फ रूल दे दिया कि तुम अपना अपना देख लो। बाकी यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंग्लैंड में, वेल्स में और नॉर्दर्न आयरलैंड में। ठीक है। सो फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है? सो फेडरल फॉर्म में डुअल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, फेडरल फॉर्म में डुअल गवर्नमेंट होता है, एक सेंटर का एक स्टेट का। ठीक है, वेर एज यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट होता है। फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी होता है। क्यों? इसीलिए मैंडेटरी होता है क्योंकि पावर को शेयर किया है ना, सेंटर के पास अथॉरिटी है, स्टेट के पास भी अथॉरिटी है। तो कौन से पावर्स को शेयर किया गया है, इसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी है। कल को वरना स्टेट बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास तो ये पावर था ना, कहाँ दिखाओ मेरे को, कहाँ लिखा है ऐसा कि नहीं था। सो वो दिखाओ के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है कि व्हाट लेवल ऑफ पावर हैज बीन शेयर्ड एंड हाउ मच हैज बीन इट बी शेयर। ठीक है, इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मैंडेटरी है, इसके सिवाय फेडरल स्ट्रक्चर चलेगा ही नहीं। वरना किसको कितना पावर शेयर किया, दोनों लड़ते रहेंगे फिर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यूनिटरी है ना, तो यूनिटरी में क्या है कि एक ही पावर सेंटर है। अब मेरे ही हाथ में पावर है तो मेरे को लिख के बताने की क्या जरूरत है, कल को मैं जो बोलूंगा वही लॉ होगा। ठीक है, परसों मैं जो बोलूंगा वही लॉ होगा। सो लिखने की क्या जरूरत है? सो दैट इज वाई इट इज नॉट मैंडेटरी। सो कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिटन और मे नॉट बी रिटन। सो मे बी रिटन में जो है फ्रांस आता है, मे नॉट बी रिटन में जो है ब्रिटेन आता है। ठीक है, देन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट इज मैंडेटरी इन फेडरल। ठीक है, वेर एज इन यूनिटरी देर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी फेडरल गवर्नमेंट है तो वहां पे ना तो सेंट्रल की सुनेंगे ना तो स्टेट की सुनेंगे। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही सुनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर का नहीं सुनेंगे। ठीक है, वेर एज यूनिटरी गवर्नमेंट में जो भी रूलर होगा, इट मे बी अ किंग। ठीक है, किंग भी हो सकता है, डिक्टेटर भी हो सकता है, मिलिट्री लीडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी उतना नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे जापान में, वहां पे वो लोग रूल ऑफ लॉ मानते हैं, जो लिखा है उसी को मानेंगे, जो नहीं लिखा है नहीं मानेंगे। ब्रिटेन में जो राजा ने बोल दिया वही होगा। राजा ने आज कुछ बोला और कल उससे पलट गया तो पलट गया तो पलट गया। ठीक है, नो वन कैन क्वेश्चन हिम। ठीक है, सो दिस इज देयर इन यूनिटरी। ठीक है, उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल में, क्योंकि एक बार लिख दिया ना, बार बार आप उसको चेंज नहीं कर सकते फेडरल में। कभी उसके पावर बढ़ा दिए, कभी स्टेट के पावर बढ़ा दिए, कभी उससे पावर छीन लिए। सो यू कैन नॉट डू दैट continuously, hence the constitution is rigid. You do not change their power constantly again and again. Whereas in unitary form, राजा जो बोलेगा वो 10 दिन बाद मुकर जाएगा, मुकर जाएगा तो फिर वो रिजिड नहीं है। सो हियर द रूल्स आर नॉट रिजिड, यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन एंड अगेन। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की जरूरत है, वरना जैसे इसका केस ले लो। अब मोदी जी ने जो है, मोदी जी ने जब हमारे पास सेकेंड वेव चल रहा था, ठीक है, इंडिया में जब कोरोना का सेकेंड वेव हो रहा था, तो दिल्ली में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत कम दिए थे। ठीक है, केजरीवाल ने मांगे थे 800 मेट्रिक टन और उन्होंने दिया था 420 मेट्रिक टन। बहुत ही कम दिया था, आधा दिया था, जिसके वजह से दिल्ली में जो है वहां पे मतलब हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मरे जा रहे थे। तो हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को, फर्क नहीं पड़ता आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो तो, हम जुडिशरी है। ठीक है, और हमारे पास भी अच्छा खासा अथॉरिटी है, हम लोग जो है किसी के अंडर में नहीं आते, जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट, ये इंडिपेंडेंट बॉडी। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा वी डोंट नो एनीथिंग, यू बेग बोरो स्टील बट गिव ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू दिल्ली। ठीक है, अगर लेट से जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये अगर एग्जीक्यूटिव के नीचे आता तो ये बोलने की हिम्मत नहीं होती। ठीक है ना। सो सिमिलरली यूनिटरी फॉर्म में जो राजा है, राजा के ऊपर कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है, भले ही वहां पे कोई वकील बैठा रहे, कोई भी जस्टिस बैठा रहे, बट राजा सुप्रीम है, राजा के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। तो वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो सकता है, अगर राजा अच्छा हो तो वो बोलेगा ठीक है तुम्हें अपना फैसला लेने का अधिकार है, या तो वो बोल सकता है कि नहीं नहीं तुम हो ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन मैं ही लूंगा। ठीक है, सो दिस मे हैपन इन यूनिटरी गवर्नमेंट। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल में हमेशा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, क्योंकि अपर हाउस में हमेशा स्टेट से लोग आते हैं, जैसे राज्यसभा इज अ क्या बोलते हैं हाउस ऑफ द स्टेट्स, वहां पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। बट यूनिटरी फॉर्म में इट कैन बी बाई कैमरल, इट कैन बी यूनिकैमरल, जैसे चाइना में यूनिकैमरल है, वहां पे स्टेट्स की कोई सुनता ही नहीं है, वहां पे जो जिनपिंग बोलेगा वही सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। सो दिस इज हाउ द होल वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू या तो यूनिटरी या तो फेडरल।
तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं ये सारे फेडरल स्टेट्स है, और जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं ये सब यूनिटरी है। ठीक है, सो इंडिया ने क्या है कि बेस्ट ऑफ द ऑल वर्ल्ड्स लिया है, जो जहां पे अच्छा है वो हमने ले लिया। तो दैट इज वाई हम लोग ना तो पूरे यूनिटरी है ना तो पूरे फेडरल है, लेकिन फिर भी झुका कौन से तरफ है, झुका है यूनिटरी की तरफ, दिखेगा भी, विल बी डिस्कसिंग द पॉइंट्स। तो वहां पे आप देख पाओगे कि इंडिया ज्यादातर जो है यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है। कैसे? सो फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन, तो अगर हम लोग फेडरल फीचर्स की बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इसका मतलब हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमने देखा फेडरल फीचर का वो पॉइंट है। उसके बाद सुपरमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब भी है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। ही कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज away from the constitution. ठीक है, he cannot go against it. Then rigid constitution. Now many people have a doubt in this कि सर rigid कैसे, हम लोग तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आर्टिकल 368 is basically amendment to constitution. Article 368 is amendment to constitution. Now what I am saying, please listen very very carefully. Amendment to the constitution can be done in 3 ways. ठीक है, पहला है where in the parliament simple majority is required to pass a law. इन पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या, मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि लोकसभा में 100 लोग हैं, सिंपल मेजोरिटी का मतलब टोटल 100 का स्ट्रेंथ है, लेकिन उस दिन जो है आए थे सिर्फ 80, 20 लोग एब्सेंट थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 लोग थे ना, 80 लोगों में 50% से ऊपर वोटिंग चाहिए। दैट मीन्स इफ दे आर डिसाइडिंग वेदर वी शुड पास अ लॉ और नॉट पास अ लॉ, जस्ट 41 वोट्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितने का है, 100 का है। ठीक है ना, लेकिन उस दिन प्रेजेंट कितने थे, 80 थे। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब जितने प्रेजेंट है उसका 50% अपने को वोट चाहिए, या तो यस या तो नो। अगर 41 लोगों ने यस बोल दिया तो वो लॉ पास हो गया, दिस इज कॉल्ड अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से ये लोग किसी भी स्टेट का नामो निशान मिटा सकते हैं। हमारे पार्लियामेंट में बैठकर अगर पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुआ कि वी शुड डिसॉल्व महाराष्ट्र, ये उद्धव ठाकरे बहुत बोलने लग गए आजकल, तो एक काम करते हैं, इनको उड़ा देते हैं। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट्स को जो है पूरे तरह से डिसॉल्व कर देंगे, सिंपल मेजोरिटी से खत्म कर देंगे एकदम। ठीक है, मतलब क्या कि 100 का भी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, जितने प्रेजेंट थे उसी में बताओ रे कितने मेजोरिटी विंस कर लेंगे, खत्म। ठीक है, ये करने के लिए आर्टिकल 368 की भी जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 368 डज नॉट होल्ड वैलिड ओवर हियर। स्टेट के बाउंड्रीज चेंज कर दो, स्टेट का नाम चेंज कर दो, ये सब करने के लिए इनको सिंपल मेजोरिटी काफी है। दे डू नॉट इवन हैव टू गो टू आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 कब लगता है? तो दूसरा क्लॉज आता है, द अदर वे ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट हैज टू पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी का केस आता है, जैसे मान लो आपको लोकसभा के स्पीकर को हटाना है, ये स्पीकर जो आजकल बहुत बोल रहा है इसको हटा दो, इसको हटाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है कि अगर टोटल स्ट्रेंथ 100 है तो आपको मोर देन 51 वोट्स की जरूरत है। ये नहीं चलेगा कि आपके उस दिन 80 आए थे उसमें से 41 ने वोट किया तो पास हो जाएगा, ना ना ना, ये सिंपल मेजोरिटी थी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है टोटल स्ट्रेंथ जितना है उसका आपको 50% वोट चाहिए। तो उस दिन अगर आपके 80 लोग आए वो आपकी गलती, आप देख लो। एब्सोल्यूट मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 50% से एक ऊपर। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जब भी लगेगा, ठीक है, तो तब हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर पाएंगे तो वो हमारा आर्टिकल 368 में आएगा। तो आर्टिकल 368 इज वैलिड फॉर सेकेंड पॉइंट। पहले वाले पॉइंट के लिए तो वैलिड भी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी के लिए तो चाहिए भी नहीं, आर्टिकल 368 की जरूरत ही नहीं है उधर। ठीक है, और एक होता है पार्लियामेंट वांट्स टू चेंज द वे प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के वे में कुछ चेंज करना है। अब नॉर्मली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए
हम लोग लोकसभा को भी बुलाते हैं, राज्यसभा को भी बुलाते हैं, और हर एक स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के भी लोगों को बुलाते हैं। अब पार्लियामेंट बोलता है कि यार बहुत हो गया, ये स्टेट वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, लोकसभा राज्यसभा वाले मिलकर ही कर लेते हैं, लेट्स डू इट दिस वे। क्या ये चलेगा? नहीं, यहाँ पे चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब, इसमें दो क्लॉज है। टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस, मतलब 51 वोट तो चाहिए, प्लस उस दिन जितने प्रेजेंट थे, जैसे मैंने कहा ना पहले केस में 80 प्रेजेंट थे, उसमें 2/3 की वोट चाहिए। तो दो क्लॉज लगते हैं स्पेशल मेजोरिटी में। एक तो टोटल का 50% प्लस चाहिए, और उस दिन जितने प्रेजेंट थे उसमें भी 2/3 वोटिंग चाहिए। ये दो क्लॉज सेटिस्फाई होंगे तभी वो स्पेशल मेजोरिटी होगा। सर व्हाट इफ देयर आर 80 इन टोटल बट वी हैव अ मेजोरिटी ऑफ 51? हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर वो 20 की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन इट इज ओवर, मतलब 51 हो गया ना, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गया, वो पास हो जाएगा, उन 20 की जरूरत नहीं थी फिर। बट उस केस में क्या हो रहा है, ओनली 29 पीपल आर सेइंग नो एंड 51 इज सेइंग यस, दैट इज फाइन। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी उस दिन जितने बैठे थे उसमें भी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, और वो जो नंबर आएगा वो टोटल जो है, टोटल के स्ट्रेंथ से भी 51% होना चाहिए। तो ये दो क्लॉज एक साथ मीट करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल मेजोरिटी। प्लस ये तो है ही है, प्लस हर एक स्टेट को पूछना पड़ेगा। तो कितने स्टेट्स है हमारे पास? 28 स्टेट्स। तो अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स भी हाँ कर दे, अगर 28 में से 14 स्टेट्स भी हाँ कर दे कि आप पास करो, तब जाकर वो चेंज होगा। तो थर्ड वाला जो प्रोविजन है बहुत खतरनाक है। दोनों हाउस में आप स्पेशल मेजोरिटी करवाओ, दोनों हाउस के टोटल से 51 चाहिए, ठीक है, और उस दिन जितने प्रेजेंट थे उसमें भी 2/3 चाहिए, प्लस जाकर स्टेट्स को भी पूछोगे, उसमें से भी आधे स्टेट्स हाँ करने चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, दिस इज व्हाई इट इज सेड एज रिजिड। सो जब भी आप देश के किसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को चेंज करने की कोशिश करोगे, स्पेशल मेजोरिटी लगेगा। दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को देश में चेंज करने के लिए बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो ये जो है, ये हमारे फेडरल का पॉइंट है। ठीक है ना, क्या ये पॉइंट समझ में आया? ओके, रुक जाते हैं, बत्ती गुल हो जाएगी इसके आगे, इसके बाद मैथ्स भी पढ़ना है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था, ऐसे भी बाई कैमरल भी एक्सप्लेन कर चुका था। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बता चुका था। ठीक है, सो वैसे हमारा ये फेडरल वाला हो गया। अभी यूनिटरी फीचर्स देखने हैं। यूनिटरी में बहुत सारे फीचर्स है, 15 फीचर्स है, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए आज रुकते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।